नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समग्र बैच में फिर से। और मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आज आपके सामने हूं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और संरक्षण के बारे में। 11वीं की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 आपका और समग्र बैच के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास से रिलेवेंट जो सामग्री हैं, जो पीडीएफ हैं, आप हासिल कर पाएंगे जेजे सर पीडब्ल्यू यूपीपीएससी इस ऑफिशियल चैनल पे। आपको कोई भी क्वेरी आप जेजे सर यूपीएससी के ऊपर भी रीच आउट कर पाएंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहता हूं कि वीकली जो फ्री टेस्ट होता है, जो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे होता है, समग्र बैच में जो आप पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, इसका किस तरीके से राइटफुल वे में उसको कहीं न कहीं आप टेस्ट कर पाए कि जो आप सीख रहे हैं कहीं न कहीं वो सही है या नहीं है। सो प्लीज गो अहेड। और यस, हम समाधान बैच में शाम को 5 बजे इसी चैनल पे करंट अफेयर भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपको डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए उसे भी जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रीवियस क्लासेस का जो बेसिकली स्नेह, सम्मान, प्यार, एंगेजमेंट बेसिकली दिखाया, उसके लिए आई होप आप ऐसा ही बेसिकली इस लेसन को भी अंत तक पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने वाले हैं। तो बात शुरू करते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में। चैप्टर संख्या 14 है, आप अपनी कॉपी के अंदर जो है इसको अंकित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैव विविधता और संरक्षण बहुत ही छोटा चैप्टर, 5-7 पेज का बेसिकली आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पर आपको पता होना चाहिए कि जब आप यूपीएससी के अंदर आएंगे, यह एनवायरनमेंट के अंदर, यह पर्यावरण के पेपर में बहुत ही अच्छा खासा बेसिकली जो है वेटेज रखने वाला है। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में बेसिकली इसका नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू में इससे रिलेटेड जो है हाजिर जवाबी आपको कहीं न कहीं महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अब इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले जैव विविधता क्या है, कितने लेवल पे होती है, जैसे आनुवांशिक हो, प्रजातीय लेवल पे हो या फिर पारिस्थितिकी लेवल पे हो। फिर ये जो जैव विविधता है इसका महत्व क्या है ना, कि जैसे पारिस्थितिकी में क्या महत्वता है आपके पास में, इसका इकोनॉमिकली क्या महत्व है आपके पास में, साइंटिफिकली क्या महत्व है इसका। अच्छा, अगर आपने जैव विविधता का ध्यान नहीं रखा, अगर जैव विविधता का नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे जैव विविधता का नुकसान होता है, कैसे डिग्रेड होती है बायोडायवर्सिटी, लॉस कैसे होता है। फिर हम जानने वाले अच्छा जो लॉस हो रहा है उसे बचाना कैसा है। तो बहुत ही बेसिक चीज है, क्या है, कितने लेवल पे होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, लॉसेस क्या होते हैं और उन लॉसेस से कैसे बचा जा सकता है। आई गेस आपको 1 मिनट के अंदर मैंने समझा दिया है कि सर लैब चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। आई गेस दिस इज क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। यू आर हाफ वे देयर लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात करते हैं जैव विविधता, संरक्षण व परिचय के ऊपर। दोस्तों है ना, आज जो जैव विविधता हम देखते हैं आपके पास में, वो पिछले 2 से 3 बिलियन मतलब अरब वर्षों का कहीं न कहीं विकास का परिणाम है। पिछले 3 अरब वर्षों से, 3-3.5 अरब वर्षों से बेसिकली जो है एक कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, फिर कहीं न कहीं और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इवॉल्व होती रही, और मानव जीवन आज की तारीख में जैसे आपको जो प्रकृति में कई प्रकार के जीव, पेड़ पौधे वगैरह देखने को मिलते हैं, आज वो बेसिकली उस अवस्था में है। पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्होंने सतत विकास किया है, लगातार 2.5 से 3.5 अरब वर्षों तक। और मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपयोग बेसिकली मानव ही करने लगा है। और इसके कारण जो प्रजातियां ह्यूमन से कंपीट करती हैं वो कहीं न कहीं लुप्त हो जा रही हैं। राइट और रॉन्ग? तो हम बेसिकली अगर ये कहें कि सर जैव विविधता का जो संरक्षण है आपके पास में, तो सबसे पहले तो एनर्जी कहां से आती है? सर सौर ऊर्जा है और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण होता है। सबसे बड़ी जो चीज है आपके पास में कि सर पानी अवेलेबल है, क्योंकि जल ही जीवन है। फिर सनलाइट अवेलेबल है आपके पास में, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो आपके पास में प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, इंक्यूबेशन नहीं है ना। सो जीवन के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा और जल। अगर यह कहीं ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा बेसिकली जो है जीव जंतु पेड़ पौधे बेसिकली पनपने वाले, जहां कम है वहां कम जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे। जैसे वर्षावन, जंगल, अच्छा खासा पानी, अच्छी खासी बेसिकली धूप। आप देखिए कितना बेसिकली जो है सघन जंगल होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत रेगिस्तान में चले जाइए, लद्दाख में चले जाइए, राजस्थान में जाइए, आर्कटिक एंटार्कटिक में जाइए, धूप कम, पानी है पर वो भी बर्फ के रूप में
हेंस वहां पे क्या ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र वहां ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक होती है, वहां जैव विविधता व्यापक स्तर पे होती है। तो सबसे पहले जैव विविधता, जैव मतलब जीव, जीव दो तरह के हो सकते हैं, एक एनिमल्स हो सकते हैं, दूसरे प्लांट हो सकते हैं। जीव दो तरह के, फ्लोरा और फौना, एक तो जीव हो सकते हैं और एक पादप वगैरह हो सकते हैं, पेड़ पौधे वगैरह हो सकते हैं, राइट। तो वनस्पति हो, एनिमल्स हो, इन दोनों की बेसिकली हम वेजिटेशन और एनिमल्स दोनों की बात कर रहे हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। तो जो उनमें विविधता है, जो उनमें संख्या अलग अलग है, उसी को ही तो जैव विविधता कहा गया है। तो प्रजातियों के दृष्टिकोण से, अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है आपके पास में। तो कंटिन्यूअसली जो हम इवॉल्व कर रहे हैं कि सर एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इन सब में एक इंटरलिंकेजेस, एक कहीं न कहीं अंतर संबंध बेसिकली देखने को मिलता है। और इस अंतर संबंध के कारण ही जैव विविधता जो है वह स्पष्ट हो पाती है। तो पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु जो है जो है 10 लाख से लेकर के 40 लाख वर्ष के अनुमान तक है। जैसे हम कहूं मानव एक प्रजाति है, शेर एक प्रजाति है, गाय एक प्रजाति है, डायनासोर एक प्रजाति है। तो सर ये जो प्रजाति हैं, ये जो आपके पास में स्पीसीज हैं, तो इनकी एवरेज लाइफ क्या रहती है कि सर वो पृथ्वी पे 10 लाख से 40 लाख वर्ष तक, है ना। तो कई प्रजातियां होती हैं वो 10 लाख वर्ष तक बेसिकली जीवित रहती हैं, है ना, मतलब पूरी रेस बेसिकली पृथ्वी पे रही। कई होती हैं वो 40 लाख वर्षों तक रही, मतलब उससे ज्यादा बेसिकली उनके रहने की संभावनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर एवोल्यूशन उस हिसाब से हो रहा है कि उनकी रेलेवेंस, उनका अनुकूलन, उनका एडेप्टेशंस, है ना, समय के साथ में बेसिकली बदलना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं, आज वो है ही नहीं। मतलब सोचो, हम सोच रहे होंगे कि सर मानव सबसे बड़ा बेसिकली पृथ्वी के ऊपर, बेसिकली पूरी पृथ्वी को हमने बेसिकली जो है जमीन को, जंगल को, इवन समुद्र को भी बांट रखा है कि सर ये मेरा टेरिटोरियल एरिया है, ये उसका टेरिटोरियल एरिया है। अरे भाई भूल जाओ, क्योंकि हमसे पहले कई लाखों प्रजातियां आ चुकी, लाखों साल तक रही और फिर चली गई। और इस पृथ्वी पे, इस ग्रह पे 99% जितनी भी प्रजातियां आज तक आई हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। तो हम मानव भी भविष्य में लुप्त हो जाएं, या जो पेड़ पौधे वनस्पति हमको देखने को मिल रही है वो भविष्य में लुप्त हो जाए, या जीव जंतु जो देखने को मिल रहा है वो लुप्त हो जाए, तो कोई शौक की बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। तो पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। मतलब आपके जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया है, उष्णकटिबंध क्या होता है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ के अंदर 10-10 डिग्री, तो लगभग 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में जो आपके एरिया है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पे जैव विविधता ज्यादा है। क्यों? सूर्य का प्रकाश ज्यादा, बारिश ज्यादा, अतएव यहाँ पे सबसे ज्यादा जीवन को, लाइफ को सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो जैव विविधता कम होती जाएगी। तो जैव विविधता मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना, संख्या प्रजातियों की ज्यादा होना, जीवों की, पेड़ पौधों की, ठीक है ना। और जैव विविधता में 2 शब्द आते हैं, जैव मतलब बायो, बायो मतलब लाइफ। लाइफ 2 फॉर्म की होती है, एक है पादप जगत और एक है जंतु जगत, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सर इन दोनों को ही बेसिकली हम लोग जैव बायो कह सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता मतलब प्रकार, टाइप्स, नंबर्स कह दूं, संख्या कह दूं। तो जैव विविधता का क्या मतलब हुआ कि सर अलग अलग प्रकार के जीवों का उस इकोसिस्टम, उस पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित होना, इसे जैव विविधता कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में मैं कह दूं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाने वाले जीवों की संख्या को उसकी जैव विविधता कहा जाता है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आपके पास में एक ही प्रकार की मछली मिल रही है, तो सर यहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कम है। जब मैं कहूं सर यहाँ पे स्थलीय, लैंड इकोसिस्टम में, स्थलीय परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सर कितनी स्पीसीज, कितने अलग अलग जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है। तो जैव विविधता क्या है? वहां उस भौगोलिक एरिया में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उनकी विविधता ही जैव विविधता है, ठीक है ना। कि सर कितने नंबर ऑफ द स्पीसीज हैं और हर स्पीसीज के कितने प्रकार है, जैसे कितने टाइगर हैं, कितने लायंस है, कितने जीब्रा है, कितने काउज है, कितने ऑक्सेस है, कितने एलिफेंट है ना, कितने ऑस्ट्रिचेस हैं। तो यहाँ पे
आप ये देख रहे हैं कि इनका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों, सूक्ष्म जीवाणुओं, है ना, और उनके आनुवंशिक और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से। तो आपको समझ में तो आ गया आपके पास में क्या है। और इन जीवधारियों में लगातार परिवर्तनशीलता है। तो एक ही प्रजाति विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके 3 स्तर होते हैं। जैसे हम चिंपांजी से अलग है। चिंपांजीज जो है आपके पास में, उनके दूसरे तरह के जो बंदर पाए जाते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है ना। मानव में ही मैं बात कर दूं, ह्यूमंस में ही कई स्पेसीज है। जैसे हम होमो सेपियंस है, हमारा वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहे होंगे, रामापिथेकस रहे होंगे। इन सब में क्या था, आनुवांशिक डीएनए लेवल पे चेंज थोड़ा सा देखने को मिला होगा आपको। ठीक है ना। प्रजातीय जैव विविधता, जैसे हम पढ़ते हैं डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रजातीय जैव विविधता भी हो सकती है। जैसे हम ये कहते हैं कि सर लायन है ना, अब लायन कैट फैमिली से बिलोंग करता है, पर सर वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी के जीनस के अंदर कहीं ना कहीं टाइगर भी है, उसी में तेंदुआ भी है, उसी में लेपर्ड भी है, उसी में जो हमारे घरों में बिल्लियां घूमती हैं वो भी हैं। तो समझने की कोशिश कर रहे हो, इसको कहा जाता है प्रजातीय जैव विविधता, कि एक ही प्रजाति है, एक ही फैमिली है, उसमें अलग अलग प्रजातियां पाई जाती। स्नेक, सांप, एक ही प्रजाति है, उसमें अलग अलग वैरायटी के सांप पाए जाते हैं। तो एक तो डीएनए लेवल पे है तो आनुवांशिक जैव विविधता है, एक प्रजातीय जैव विविधता है कि सर एक तरह का जीव पर उसमें अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है। तीसरा है परितंत्रीय जैव विविधता। परितंत्रीय का क्या मतलब हुआ, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके पास में शुष्क परिस्थितियों में अलग तरह की प्रजातियां पाई जाएगी, आपके पास में ठंडे प्रदेशों में अलग प्रजातियां होगी, वर्षावनों में अलग प्रजातियां होगी, समुद्री एरिया में अलग प्रजातियां होगी, मीठे पानी, नदियों के पानी, झील के अंदर अलग प्रजातियां, तालाब में अलग प्रजातियां होगी। हाँ या ना। तो आपकी बायोडायवर्सिटी 3 लेवल पे चेंज होती है, 3 लेवल पे अलग अलग स्तर पे होती है। पहला डीएनए लेवल, आनुवांशिक जैव विविधता, फिर प्रजाति लेवल, प्रजातीय जैव विविधता, फिर इकोसिस्टम लेवल, पारितंत्रीय जैव विविधता। समझ में आई? अरे भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। चलो, ये 3 स्तर पे बेसिकली अलग अलग हो सकता है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं आनुवांशिक, मतलब सर आप डीएनए लेवल पे ही बेसिकली जो है चेंज। क्या आपको पता है हम में और चिंपांजीज में मात्र 1 या 2% ही डीएनए में परिवर्तन है। और सोचो उस 2% परिवर्तन में हम पेड़ की टहनियों से बेसिकली ओनली आईएएस की क्लास में पहुंच चुके हैं। समझ में आई बात आपको? इतना फर्क। हमारी खुद की एक भाषा है, हमारा बोलने का तरीका है, एक लैंग्वेज, एक एवोल्यूशन, एक सिविलाइजेशन है। ये सब परिवर्तन कहाँ आया? इस डीएनए में आया। और जब इस डीएनए में मतलब जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे कहीं न कहीं आपके पास में परिवर्तन आता है, तो डीएनए क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन निर्माण के लिए जो जीन है, जीन मतलब डीएनए है ना, यह एक मूलभूत इकाई है। फिर है स्पेसीज, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। जैसे होमोसेपियंस, हम सभी में जो जो फीचर्स पाए जाते हैं, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, हाथ, पांव, शरीर, है ना, ऑर्गन्स, तो जो जो फीचर्स हम में पाए जाते हैं वो सेम फीचर्स सब में पाए जाएंगे, है ना। जैसे मेरे में है, आई एम होमोसेपियंस, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स में भी वही फीचर्स हो सकते हैं, किसी तीसरे में भी वही फीचर्स हो सकते हैं। यस और नो बच्चा पार्टी? तो समान भौतिक, फिजिकल फीचर्स, भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। जैसे आप सारे के सारे बेसिकली आप घर के अंदर देखो, आपके मम्मा, पापा, भाई, बहन, ठीक है ना, तो हम होमोसेपियंस, हम ह्यूमंस में एक ही बेसिकली जो है फिजिकल लक्षण पाए जाते हैं। वैसे ही जो टाइगर्स हैं उनमें सब में एक ही फिजिकल लक्षण पाए जाते हैं। जो मगरमच्छ है, जो सांप है, जो कौवा है, जो चील है, उनमें जैसे चील है तो बाकी सब चीलों में बेसिकली क्या होगा? सेम लक्षण है। तो सारी चीलों को एक साथ हम क्या कहते हैं? यह एक स्पेसीज है, यह एक प्रजाति है, राइट। तो आपको ये चीज पता चल गई आपके पास में। दूसरा है जैव विविधता, जो है मानव आनुवांशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग, अलग अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता होती है। तो थोड़ा बहुत, जैसे सपोज हम यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आसपास में थे तो हमारा डीएनए अलग था, होमो हेबिलिस में आए तो हमारे डीएनए में कुछ चेंज आया आपके पास में, है ना, उसमें कुछ चेंज आया। फिर हम होमो इरेक्टस हुए आपके पास में, तो सर इसमें और थोड़ा सा बेसिकली जो है चेंज आया आपके पास में। होमोसेपियन निएंडरथैलिस हुए आपके पास में, तो सर हमारा इसमें और बेसिकली जो है डीएनए में कुछ चेंज देखने को मिला। होमोसेपियंस हम जब से हो गए हैं, हम जब से होमोसेपियंस हुए हैं तब से बेसिकली हमारे और बेसिकली इसमें कुछ नए नए चेंज आते गए। तो जैसे जैसे डीएनए सतत बेसिकली इवॉल्व होता गया, हमारे फीचर्स, हमारे बॉडी में चेंज आते गए।
तो आप देख पाएंगे कि सर ये स्पेसीज अलग थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये होमो हेबिलिस अलग था, होमो इरेक्टस अलग था। धीरे 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 इनका न्यूरॉन्स, इनका ब्रेन अलग अलग काम किया। निएंडरथल्स अलग थे, आज की तारीख में ये होमो सेपियंस है, ये अलग है। तो क्या है ये लगातार आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है कि सर आप देख सकते हो जेनेटिकली भी कैसे डाइवर्स है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि इनकी कद, इनकी काठी, इनका रंग, इनकी दिखावट सतत बदल रही है। तो विभिन्न प्रजातियों का विकास और फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक आवश्यक है। अब जैसे देखिए हमारे बीच में भी कई विद्यार्थी होंगे, दुबे जी होंगे, शर्मा जी होंगे, पांडे जी होंगे, मिश्रा जी होंगे, तिवारी जी होंगे, खान साहब भी होंगे, मोहम्मद साहब भी होंगे, है ना, कोई जॉन भी होगा, कोई एडम भी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या बताती है कि सर हम थोड़े बहुत जेनेटिकली अलग है ना। और इनफैक्ट इंडिया में तो ये प्रचलन भी है आपके पास कि सर आप डिस्टेंट रिलेटिव से शादी करते हो, है ना। एक कास्ट वाला आदमी बेसिकली क्या करता है आपके पास में, जैसे हमारे यहाँ गोत्र में शादी नहीं होती, दूसरी गोत्र में शादी होती है, तो वह ए गोत्र वाला बेसिकली कभी ए गोत्र में शादी नहीं करेगा, वो बी गोत्र में शादी करेगा। रीजन कि सर ये जेनेटिकली डाइवर्स है और यह भी जेनेटिकली डाइवर्स है ना। और इससे बेसिकली क्या होगा, दोनों की कमियां दूर हो जाएगी और दोनों के अंदर ही कहीं की जो ऑफस्प्रिंग है, संतान है, वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल देखने को मिलेगी। तो सर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी महत्वपूर्ण है। आनुवांशिक रूप से जो डाइवर्सिटी है वह इसके प्रजाति के, इस स्पेसीज के विकास के लिए, इसके फलने फूलने के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो कल की तारीख में इनका विकास सतत आगे नहीं होगा। ये आपके पास में ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ये निएंडरथल वहीं रुक जाते, ये कभी मानव में परिवर्तित ना हो पाते। समझ में आई बात आपको? डीएनए लेवल पे भी चेंजेस पाए जाते, हाँ या ना। अब देखिए एक पठान होगा अफगानिस्तान का, वो 6 फुट लंबा, एक आपके पास में प्रॉपर सिख भाई होगा कोई, वो आपके पास में 6 फीट 6.25 फीट, तो नॉर्मल हाइट है उसका। शरीर देख बेसिकली देखो, अपने साउथ में चले जाओ, साउथ में जाकर के देखोगे आप तो वहां के लोगों की कद काठी अलग। अपने नेपाल साइड में या फिर आप उत्तराखंड साइड में चले जाओ, लोगों की कद काठी एकदम अलग, फिजिकल फीचर्स अलग होगा। राजस्थान चले जाओ, अलग फिजिकल फीचर्स है आपके पास में। राइट और रॉन्ग। आप ट्राइबल्स के पास में चले जाओ, उनका बेसिकली जेनेटिक डीएनए एकदम अलग ही होता है। दो वो ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, पर उनमें भी कहीं न कहीं जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, रंग को, रूप को, कद को, काठी को, है ना, इस तरीके से। चलो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आनुवांशिक के बाद में दूसरी विविधता आती है प्रजाति। तो प्रजातियों में अनेक रूपता को भी बेसिकली बताया जाता है। यह कैसी किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जैसे पर्टिकुलर ये एक एरिया है, इसमें कितनी स्पेसीज रहती है, जैसे कितने भालू रहते हैं, कितने बेसिकली आपके पास में जो है बेयर्स रहते हैं, कितने जीब्रास है, कितने गैंडे हैं, कितने हाथी, कितने बंदर, कितनी वेल है, कितने यहाँ पे जो है टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, कितने लायंस है, कितने शेर है। तो आप बेसिकली क्या बताते हो कि सर एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ प्रजातियां कितनी ज्यादा स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यह प्रजातीय विविधता भी बताता है ना। अच्छा, एक जंगल में अलग अलग प्रजातीय विविधता हमको देखने को मिलती है। हाँ, मोगली देखा है सबने, है लायन स्टोरीज देखा है सबने, है ना, जंगल बुक्स पढ़ा है सबने। तो वहां पे बेसिकली क्या दिखाया जाता है, शेर देखने को मिलता है ना, एक भालू देखने को मिलता है, एक टाइगर देखने को मिलता है, एक हिरण देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज क्या है, एक पर्टिकुलर निश्चित निर्धारित क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या। सोचो कहीं पे 10 प्रजातियां ही हैं तो कम बायोडाइवर्सिटी, कहीं पे 50 प्रजातियां एक साथ पाई जाती है तो सर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सर अलग अलग स्पेसीज पाई जाती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार व बहुलता से आकी जाती है कि सर वो किस तरीके से बेसिकली जो है समृद्ध है। समृद्ध मतलब नंबर वाइज, प्रकार उनमें कितने बेसिकली अलग अलग पाए जा रहे हैं, उनकी बहुलता कितने है कि वो कहां कहां पे अवेलेबल हो रहे हैं, तो उस तरीके से पता चलता है। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कहां कितने प्रकार के जीव अवेलेबल है। तो सर कहीं अगर ज्यादा संख्या हो जीवों की तो उन एरियाज को हम लोग हॉटस्पॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट्स कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पूरी दुनिया में ऐसे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अर्थ पे, जो जमीनी मतलब लैंड के ऊपर है आपके पास में, है ना, हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। आप देख पा रहे होंगे भारत में भी ये हिमालयन क्षेत्र, वेस्टर्न घाट क्षेत्र, है ना, ये हॉटस्पॉट है। इंडियो वर्मा क्षेत्र आपके पास में, फिर ये कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह, ये सारे हॉटस्पॉट्स है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है आपके पास में, कौन सा एरिया हॉटस्पॉट कहलाएगा? वह एरिया जो कहीं न कहीं आपके पास में
वहां 1500 से आसपास में जो पौधे होने चाहिए, है ना, और वो पौधे क्या हो आपके पास में, एंडेमिक हो। वेस्कुलर प्लांट्स जो एंडेमिक हो, एंडेमिक का मतलब होता है वो हो वहीं के होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे संवहनी पौधे होने चाहिए, स्थानिक होने चाहिए। स्थानिक मतलब वो वहीं पे पाए जाते हैं, उसके बाहर नहीं है, वो वहीं की स्पीसीज है, यूनिक स्पीसीज है और सिर्फ वो वहीं पाई जाती है। तो जैव बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या हुआ, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वह हुआ जहां 1500 से ज्यादा संवहनीय पेड़ पौधों की अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। दे मस्ट हैव द हाई परसेंट ऑफ द प्लांट फाउंड नोवेयर एल्स इन द प्लैनेट। हॉटस्पॉट इन द अदर वर्ड इज द इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल का क्या मतलब हो गया आपके पास में, क्या सर ऐसी कोई और जगह नहीं है, ऐसी कोई और जगह नहीं, अपूरणीय है। अगर ये एरिया खत्म हो गया तो भविष्य में कहीं सही नहीं होगा। तो इसे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे भी कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे धमकी दी जानी चाहिए, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटन्ड, है ना, इन लेस देन ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशंस। चलो, तो भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? सबसे पहला है हिमालय, दूसरा है आपका इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट, चौथा है आपका ये वाला रीजन जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो इंडिया के अंदर ये आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना। अच्छा, ये सुंदरबन नहीं है, ये सुंडालैंड है, सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है ना, सुंदरबन नहीं। तो ये आप लोग निकाल दीजिएगा कि इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। चलो, अब परितंत्र इकोसिस्टम में विविधता की बात करते हैं। देखो, परितंत्रों में प्रकारों में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है और प्रत्येक प्रकार के परितंत्र के अंदर यहां पे होने वाली परितंत्रीय प्रक्रियाएं और आवासीय स्थानों की भिन्नता ही परितंत्रीय विभिन्नता बनाती है। जैसे परितंत्रीय मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को बताया गया है कि कौन कौन सी स्पीसीज है, ए बी सी और डी, है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है और इनका एक दूसरे पे भी डिपेंडेंस है और इनका एक दूसरे के एनवायरनमेंट पे, है ना, इनके एटमॉस्फेयर पे, पर्यावरण से भी बेसिकली जो है इनकी क्या है, एक पर्टिकुलर रेलेवेंस। इस परितंत्र में कई प्रक्रियाएं। तो सर एक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो भी यहां पे रह रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और आसपास के पर्यावरण से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी को ही तो परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पारितंत्रीय विविधता में का परिसीमन करना मुश्किल होता है, जटिल होता है, क्योंकि समुदायों की जैसे प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं आपके पास में। सो जैव विविधता का महत्व क्या होगा फिर आपके पास? जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में योगदान दिया है। तो जैव विविधता की 3 बेसिकली महत्व होते हैं। कभी भी यूपीएससी मेंस में पूछा जाए ना, तो सबसे पहला तो बायोडायवर्सिटी से क्या फायदा, क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले लिखोगे इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी बनी रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो जीव है वह आपस में तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, उनका उनके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उससे भी तो इंटरेक्शन हो रहा है। इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो सर एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम मेंटेन रहता है, फिर कुछ पैसा, कुछ रोकड़ा, कुछ आर्थिक भी बेसिकली हमको फायदा होता है, फिर वैज्ञानिक, कुछ साइंटिफिक भी बेसिकली हमको फायदा होता है। तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और साइंटिफिक 3 महत्व इसके देखे गए हैं। उसमें से सबसे पहला हम पारिस्थितिकी महत्व देखें तो सर जो ये इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है ना आपके पास में प्रॉपर, के घास ग्रास हॉपर खाता है, उसको चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है और सांप को चील खाती है, और चील मरने के बाद में बेसिकली जो है वो वापस जमीन में ऑब्वियसली डीकंपोज हो जाएगी और वो वापस उसी उर्वरक, उसी ह्यूमस से बेसिकली उसी मिट्टी से घास बनेगी, और ये टोटल सारी चीजों में एक एनर्जी चेंज होता है, मतलब एक इकोसिस्टम है। तो परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है, कोई बेसिकली प्रोड्यूसर है, कोई कार्निवोर है। तो यहाँ पे पूरी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से कड़ी में जुड़ी हुई है दोस्तों आपके पास में, ठीक है ना। सो परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और ना बनी रह सकती है। मतलब इस घास का भी रोल है, इस ग्रास हॉपर का रोल है, इस चूहे का रोल है, इस सांप का रोल है, इस चील का भी रोल है सर पर्टिकुलरली। अगर इनका रोल नहीं होता इस पारिस्थितिकी तंत्र में तो यह
नहीं बनी रह सकती थी, मतलब ये धीरे धीरे आउटडेट हो जाती, खत्म हो जाती। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है, दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। अगर ये चूहा इस ग्रास हॉपर को, इस कीट को खत्म ना करे तो वो घास को छोड़ेगा क्या? घास ही खत्म कर देगा, दूसरी घास उगने ही नहीं देगा। उगे तो खत्म, खा के खत्म कर देगा इस घास को। तो ये चूहे इसको खाते रहते हैं। अब ये सारे ग्रासहॉपर खत्म ना हो जाए, इसलिए सांप जो है समय समय पे चूहे को खाता रहता है। तो इससे क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र मेंटेन हो गया ना, चूहों की संख्या मेंटेन हो गई। सांप ज्यादा ना हो जाए तो चील है आपके पास में, नेवले हैं, वो सांप को खाते रहते टाइम टाइम पे। तो यहां पे पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अगर इस इकोसिस्टम में एक को भी हटा दिया, जैसे सपोज हमने सांप को हटा दिया, चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई है, ग्रास हॉपर खत्म हो गए, ग्रास हॉपर खत्म हो गए तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि सर बाकी जीवों को, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो सर हर जीव का, इवन पेड़ पौधे का भी होना दूसरे को सपोर्ट करता है, इसका होना इसको सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं या ये नहीं या ये नहीं, पूरा इकोसिस्टम, पूरी खाद्य श्रृंखला कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तो एक जीव दूसरे जीवन को पनपने में सहायता देता है। तो इसकी इकोसिस्टम में क्या बेसिकली भूमिका है आपके पास में? सबसे पहले जीव या प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विघटित करते हैं और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रहते हैं। सबसे पहले जो हम कहते हैं जल चक्र, जल चक्र है ना। और फिर है न्यूट्रिशन, जैसे आपके पास में यहां पे बात की उन्होंने कि सर पोषक तत्वों का भी एक चक्र बनाए रखते हैं। सो लगातार एनर्जी एक से दूसरे के अंदर क्या होती है? ट्रांसमिट होती जाती है ना। ऊर्जा ना तो बनती है ना खत्म होती है, वो बस एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होती है? चेंज होती जाती है। कभी वो घास के अंदर है, कभी वो ग्रास हॉपर के अंदर है, कभी वो चूहे के अंदर है, कभी वो सांप के अंदर है, तो कभी वो पहुंच जाती है आपके पास में चील के पास। चील वापस मर के बेसिकली जो है घास में मिल जाएगी, मिट्टी तबीज हो जाएगी वो। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां हैं वो वायुमंडलीय गैस की भी स्थिरता रखती हैं आपके पास में, अपने श्वसन के द्वारा। अपने पेड़ पौधे जो हैं कहीं न कहीं प्रकाश संश्लेषण के टाइम बेसिकली जो है CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। जीव जंतु जो हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक वायुमंडल में भी जो है ऑक्सीजन है, CO2 है, गैसों का कहीं न कहीं विनिमयन, स्थिरता मेंटेन रहता है इन जीवों के द्वारा। इसी पारिस्थितिकी क्रियाओं से मानव जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। परितंत्र में अत्यधिक विविधता होगी तो प्रजातियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की संभावना है। तो सर जब जब आपके पास में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु देखने को मिलेंगे ना, तो सर सबको बेसिकली एग्जिस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर ये संख्या कम हो गई तो, संख्या कम हो गई तो सोचो यहां पे बेसिकली जो मैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 जीवों की खाद्य श्रृंखला है। इनमें से मैं अगर ये 3 जीवों को हटा दूं तो खाली घास और ग्रास हॉपर ही हो तो पूरा का पूरा प्लेनेट फिर ग्रास और ग्रास हॉपर से इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा, मतलब एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो यहां पे इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चीजें जिंदा रह सकती है, प्रोवाइडेड सर आपके पास में जैव विविधता ज्यादा हो, है ना, प्रजातियों की संख्या ज्यादा हो। और प्रजातियों की क्षति से तंत्र को बने रखने की क्षमता भी हो जाएगी। प्रजातियों की क्षति से ये तंत्र बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अगर मैं इन प्रजातियों की संख्या कम कर दूं, इन 3 को हटा दिया मैंने खाद्य श्रृंखला से, तो अब ये आपको लगता है कि खाली ये दोनों ही एग्जिस्ट कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि सर एक घास बन रही है और ग्रास ऊपर खत्म कर रहा है, बात खत्म। एक पैदा हो रहा है और एक खाने वाला, बस 2 ही बचे हैं, है ना। और हमेशा जीत कौन रहा है? ग्रास हॉपर। हमेशा जीत कौन रहा है? कीट। बात खत्म। यू नीड टू नो सर स्पीसीज की संख्या एक लिमिटेड, एक ऑप्टिमम नंबर पे होनी जरूरी है। ये कहीं के अगर प्रजातियों की क्षति हुई, स्पेसीज कम हुई, तो हमारा इकोसिस्टम, हमारा तंत्र की भी क्षमता कम हो जाएगी। अधिक आनुवांशिकता विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहने की अधिक क्षमता होती है। जैसे चावल की मात्र एक ही प्रजाति हो हमारे पास में और वह कम पानी के अंदर नहीं और ज्यादा पानी में ही उग पा रही है, तो जैसे ही कल की तारीख में बारिश कम हुई, अब हम चावल उगा ही नहीं पा रहे, चावल धीरे धीरे फसल ही खत्म पृथ्वी से। समझो इस चीज को। अगर हमारे पास में ऐसी ऐसी स्पीसीज, ऐसी ऐसी हमारे पास में जो है अलग अलग प्रजातियां हैं जो प्रतिकूल, अनुकूल, फेवरेबल, अनफेवरेबल सिचुएशन में भी कहीं न कहीं मेंटेन कर जाए। सोचो हमारे पास में 3 चावल की स्पीसीज है, जो ठंड में उगा सके, जो बारिश में उगा सके, जो गर्मी में उगा सके, है ना। ठंड में ठंड वाली उगा लेंगे, रबी,
बारिश के अंदर बेसिकली खरीफ रबी है, खरीफ है, ये दोनों उगा लिया आपने, ठीक है ना। और तीसरी फसल जो है आपके पास में जहां पानी की कमी है वहां पे भी उग सकती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि सर अगर हमारे पास में आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है प्रजातियों के अंदर, तो सर अधिक जैव विविधता वाले इकोसिस्टम में कभी पर्यावरण में भी बदलाव हो गया, कभी बारिश हुई, कभी तापमान बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया, उन बदलावों को भी वो सहन कर पाएंगे। तो सर बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है, स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी का होना भी आवश्यक है। अब इसकी आर्थिक भूमिका क्या है? क्या इसका कुछ इकोलॉजिकल फायदा भी है? क्या इसका कुछ फायदा भी है? बिल्कुल सर। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है। क्रॉप, आज आपकी प्लेट में खाना पहुंच पाएगा, कारण रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। अगर वो नहीं है तो खाओगे क्या, राइट? तो यहां पे अलग अलग जैव विविधता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स, डाइवर्स क्रॉप्स उगाई जाती है। और वह फसलों की विविधता, वह जैव विविधता का ही कारण है कि हम खेती कर पाते हैं। तो जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों से भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन आदि से किया जाता है आपके पास में। आप कॉस्मेटिक्स में देख लीजिए, है ना, आप मेडिसिन में देख लीजिए, है ना, आज की तारीख में पतंजलि, डाबर, मल्टी करोड़्स बिजनेस है। कहां से आ रहा है वो सारी की सारी औषधियां क्या घर में बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नो, इट इज कमिंग फ्रॉम इकोसिस्टम। वो डायरेक्ट कहां से आ रहा है आपके पास में? खेत में उगाई जा रही है, जंगल से लाई जा रही है। मतलब ये सारी किसका बेसिकली कहीं ना कहीं ऑफरिंग है? ये हमको सारी चीजें मिल रही हैं जैव विविधता से। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? चलो, तो हमारा खाना हो, हमारी औषधियां हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, हर चीज में जैव विविधता की आर्थिक भूमिका देखी जा सकती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम ज्यादा इन जैव संसाधनों का यूज करेंगे, हम जीव जंतुओं का, हम पेड़ पौधों का, हम औषधियों का, इन सभी चीजों का हमारे इकोनॉमिक पर्पस से जब ज्यादा यूज करेंगे सर, ये डिस्ट्रॉय होंगी, ये खत्म होगी। तो जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के ऊपर भी बात होती है। तो जब भी हम बायो रिसोर्सेज की बात करते हैं कि कोई भी चीज, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, एनिमल हो, उसके किसी प्रोडक्ट को हमने एज ए रिसोर्स यूज करना शुरू कर दिया, शेर की खाल को बेसिकली हम यूज करना शुरू कर देते हैं, गैंडे के सींग को यूज करना शुरू कर देते हैं, और कहीं न कहीं आपके पास में कुछ जंतुओं के ऑर्गन्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना, कुछ चंदन की लकड़ी को यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज क्या है? तो कल की तारीख में सारे शेर, सारे चीते कहां जाएंगे? वो दे विल एंड अप डाइंग, राइट। पेड़ पौधे, औषधीय पौधे खत्म होंगे एक बार, क्योंकि सर आज हम पूरे विश्व में 8 बिलियन, 8 अरब की जनसंख्या है सर। कितनी? 8 अरब की जनसंख्या को कैसे कैटर करेगा? हाउ वी आर गोइंग टू कैटर देम? उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कैसे होगी? तो संसाधनों के विभाजन और बंटवारों को लेकर के भी उत्पन्न होते हैं कई विवाद, जैसे पानी को लेकर के, जंगल को लेकर के, खाद्य श्रृंखलाओं को लेकर के, फूड को लेकर के। अभी देख लीजिए, यूरोप में बताया जाता है कि सर एनर्जी नहीं अवेलेबल है, रशिया ने एनर्जी देना बंद कर दिया है ना। दूसरा, खाद्यान्न वहां पे कहीं न कहीं आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि सर जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके नतीजे से क्या हो रहा है कि सर जो यूक्रेन में अनाज बन रहा है, अनाज उग रहा है, वो बिक नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सो कई सारी चुनौतियां, कई सारे चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। संसाधनों का विभाजन से भी भविष्य में यहाँ पे हैं विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मछलियां, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध है, ठीक है। अब जैव विविधता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और भविष्य कैसे और विकसित होगा। जैसे सर पहले हम कहते हैं ब्रह्मांड कैसे बना? बिग बैंग से। पृथ्वी कब बनी? लगभग 4 अरब वर्ष पहले, है ना। तो फिर सर आपके पास में सिंपल सिंगल सेल्यूलर प्रोकैरियोट जीव बने, फिर धीरे धीरे यूकैरियोट जीव बने जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, साइनोबैक्टीरिया बने, प्लांट्स बने, स्पंज बने, एम्फीबियंस बने, मछलियों का विकास हुआ, गायों का विकास हुआ, प्राइमेट्स का, मैमल्स का विकास हुआ, आज ह्यूमंस हैं। लगभग आज से बेसिकली बताया जा रहा है
1.8 मिलियन ईयर अगो, मतलब सर 18 लाख वर्ष पहले बेसिकली जो है मानव का कहीं न कहीं सृजन हुआ है दोस्तों आपके पास में। तो जीवन कैसे चलता है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इसके लिए हमें जैव विविधता को समझना जरूरी है। तो ये सारा इकोसिस्टम कैसे रन होता है, हर स्पीसीज का रोल है, हर एक इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज का, हर प्रजाति का कहीं न कहीं एक रोल है। अच्छा, ये कहीं खत्म कैसे हो रही है, इसके नुकसान भी पहुंच रहे कई बार, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को हम यूज करते हैं, उसको लेकर के हम जंगल खत्म कर देते हैं, उसको लेकर के कई बार हम पारिस्थितिकी तंत्र को, जैसे हंटिंग, ग्रेजिंग वगैरह, ये सारी घटनाओं के कारण बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में, इन संसाधनों का उपयोग ज्यादा बढ़ रहा है। इससे ज्यादा संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां, उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है ना। तो सोचो, अगर आप जंगल में घुस जाओगे तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी होंगे, और जो प्रजातियों का जो हैबिटेबल जोन है, जो उनका आवास स्थान है, वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप देखिए, ये जंगल आपने बढ़ानी है सड़क, और सड़क बनाने के लिए आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, इधर की जमीन खत्म, इधर की जमीन खत्म, और इस पूरे एरिया में सैकड़ों पेड़ काट दिया आपने। अब इन पे रहने वाले जीव जंतुओं का, हजारों जीव जंतुओं का तो आपने जीवन ही नष्ट कर दिया सर। सिर्फ आपकी गाड़ी आ सके, जा सके जंगल के बीच में से, ट्रेन निकल सके, इसलिए आपने उनके हैबिटेट को, उनके आवास स्थानों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देखेंगे सर, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा, आप कहेंगे सर आपने बताया था ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है, आपने बताया था कि सर ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, इस उष्णकटिबंधीय एरिया में सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता है, क्योंकि पानी और सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है। पर सर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी यही है, सबसे ज्यादा जो है बर्बादी भी, जैव विविधता का नुकसान भी यहीं पे ही देखने को मिल रहा है। विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां संसार की 3/4 जनसंख्या यहीं पे रहती है, और विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह कहीं न कहीं जैव विविधता के संसाधनों का दोहन करते हैं, वन उन्मूलन करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और वहां वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं, और यह प्राकृतिक आवश्यकों का वहां पे विनाश हो रहा है, और जैव मंडल के लिए ये एक हानिकारक बात है ना। इन्हीं वर्षा वनों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अपनी आवश्यकताओं को, खनिज को लेकर के, खेती को लेकर के, आवास और उद्योग की आवश्यकताओं को लेकर के इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे जितने भी ये ट्रॉपिकल एरिया है, इन ट्रॉपिकल एरियाज में ही तो बेसिकली दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, यहीं पे सबसे ज्यादा बेसिकली जैव विविधता भी है, और यह आबादी उस जैव विविधता को संसाधन की तरह दोहन करती है, और उस दोहन के परिणाम स्वरूप बायोडायवर्सिटी लॉसेज होते हैं। जैसे अमेरिका में लगभग 20% बायोडायवर्सिटी खत्म हो चुकी है, लैटिन अमेरिका कैरिबियन में 94%, अफ्रीका में 66%, यूरोप के अंदर 18%, और एशिया पैसिफिक के 25% जो है, मतलब आदि जो जैव विविधता थी, मतलब सोचो एक वक्त जब अमेरिका में 80 जीव पाए जाते थे, आज मात्र 100 जीव पाए जाते, तो आज मात्र 80 है। यहां पे आपके पास में कभी 100 जीव पाए जाते थे, मात्र 6, 94% जीव का अस्तित्व खत्म है ना। आप अगर यहाँ पे एशिया पैसिफिक में देखो, कभी 100 जीव पाए जाते तो आज मात्र 45 जीव पाए जाएंगे, 55% जीवों का अस्तित्व खत्म। आप क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रजातियों की जो संख्या है उन्हें धीरे धीरे विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो जैव विविधता से क्या नुकसान है आपके पास में, जैव विविधता की हानि से कई बेसिकली जो है कारण भी हो सकते हैं। बायोडायवर्सिटी लॉस कैसे हो सकता है आपके पास में, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई ज्वालामुखी बेसिकली पैदा हो गया, कोई दावानल आ गया, सूखा पड़ गया, तो यहाँ पे जो प्रजातियां उस एरिया में रहती हैं, जो पेड़ पौधे उस एरिया में, उन सभी को क्षति पहुंचती है, और इसके फल स्वरूप जैव विविधता में बदलाव आता है। कई बार हम खेती करते हैं, हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, हम कई बार गाड़ियां चलाते, उद्योग चलाते, प्रदूषक बेसिकली आते हैं, हाइड्रोकार्बन आते हैं, कई बार हैवी मेटल इंडस्ट्री से विषैली गैसेस, संवेदनशील बेसिकली जो गैसेस बेसिकली निकलती हैं, इनसे जो कमजोर और सेंसिटिव प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और वे प्रजातियां जो स्थानीय निवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है ना, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, जैसे एक्सोटिक स्पीसीज, वह भी पूरे इकोसिस्टम को खत्म करती हैं। जैसे पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीसीज थी, है ना, उनका एक प्रॉपर सिस्टम चलता था आपके पास में। अब सर बाहर से आपने कोई एक स्पीसीज को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, उसने उस खाद्य श्रृंखला में घुस के पूरी तबाही मचा दी, पूरी तबाही मचा दी सर वहां पे, ठीक है ना। तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो गया। तो उस एक बाहर की एक्सोटिक विदेशी प्रजाति के कारण भी आपके बाकी 10 प्रजातियां खत्म हो जाएगी। मतलब एक्सोटिक स्पीसीज दूसरे परितंत्र की, दूसरे इकोसिस्टम की एक प्रजाति
किसी अन्य इकोसिस्टम में पहुंच जाए, जैसे अमेरिका से कोई बेसिकली प्रजाति ला करके तुमने राजस्थान में छोड़ दी, अब वो यहाँ पे आकर के खाने के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए यहाँ की जो प्रजातियां हैं, यहाँ के जीव जंतुओं से क्या करती हैं, फाइट करती हैं, यहाँ के जीव जंतुओं से कंपीट करती हैं और वो जीत जाती हैं। अब क्या होगा, जो यहाँ की 10 स्पेसीज है वो धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 साल में खत्म, और जो विदेशज जो एग्जोटिक प्रजाति हैं वो यहाँ सस्टेन कर जाएगी। तो इस तरह की एग्जोटिक और विदेशी जो प्रजातियां होती है ना, वह भी इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी को लॉस करती है। पॉल्यूशन लॉस का कारण है, गैसेस लॉस का कारण है, जो आप उर्वरक कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं खेती में, वह भी लॉस का कारण है ना। आपके कहीं न कहीं प्राकृतिक और मानव जनित कई कारक हो सकते हैं जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। उनमें से कुछ कारण मैंने यहां पे भी आपको दे रखे हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए विदेशी प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक और मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हो जाता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतु जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक पक्षियों का और उनके सींग और सूंड वाले खालों के लिए भी अवैध शिकार किया गया। तो बायोडायवर्सिटी लॉस एक और तरीका भी है, अवैध शिकार हो, इलीगल हंटिंग हो इनकी, है ना। तो ट्रॉफी हंटिंग, इलीगल हंटिंग, एक निर्दयता पूर्वक बेसिकली जो इनको मारा जा रहा है, इसके फलस्वरूप भी कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी है आपके पास में। ठीक है, अब लुप्त, खतरे के अंदर, या क्या आपके पास में जो वर्ड यूज होते हैं कि सर एंडेंजर्ड, कोई संकटापन्न प्रजातियां, एंडेंजर्ड होना, सुभेद्य प्रजातियां, वल्नरेबल होना, दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पेसीज होना। तो ये तीन, कई बार आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे कि सर गैंजेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड स्पेसीज है, सर फला बेसिकली स्नो लेपर्ड, है ना, कि सर ये कहीं न कहीं आपके पास में रेयर है या वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो सर ये शब्द क्या है, कौन देता है? ये शब्द दिए जाते हैं IUCN के द्वारा। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्ग में विभाजित करती है। 3 वर्ग कौन से? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पेसीज, है ना। संकटापन्न एंडेंजर्ड है, इनका ध्यान नहीं दिया, इन पे संकट है, खत्म हो जाएगी भविष्य में। सुभेद्य मतलब कई फैक्टर्स, कई कारक है जो भविष्य में इनको बर्बाद कर सकते हैं। वल्नरेबल हैं, कमजोर हैं ये। दुर्लभ, रेयर मतलब कुछ ही बच्चे हैं, 5, 10, 15 साल में एक आध दिख जाता है। रेयर स्पेसीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पेसीज के बारे में जानकारी दी गई है आपके पास में। अच्छा, यहां पे देखा जाए तो इनका अगर रिडक्शन हो 20%, लेस देन 20%, रिडक्शन टू द लेस देन 20% विद इन 10 इयर्स इन द 3rd जनरेशन, है ना, और लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बेसिकली ये देखा जाए कि सर 10 सालों के अंदर ही आपके पास में, पहले यहाँ पे 100 जीव थे, अब वो गिर करके हो गए 20 जीव, है ना। तो इनको कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कि सर वो क्या है, वह वाइल्ड में, वह जंगल के अंदर एक्सटिंक्ट है, वह देखने को नहीं मिलती है। एंडेंजर्ड का क्या मतलब हुआ? रिडक्शन इज लेस देन 50%, है ना। पहले 100 प्रजातियां, 100 जीव जंतु देखने को मिलते थे 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, है ना, और इनका हैबिटेट लॉस भी हो चुका है। हैबिटेट लॉस का क्या मतलब हुआ कि पहले 5000 स्क्वायर किलोमीटर में था, इनका हैबिटेट जो है अब बेसिकली कम होकर के 10% ही रह गया। 90% बेसिकली हैबिटेट एरिया, निवास का एरिया खत्म हो चुका है। तो सर संख्या बेसिकली 50% कम हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर। मतलब पहले 100 जीव थे, अब बेसिकली मात्र 50 जीव बचे हुए। तो सर इनको एंडेंजर्ड कहेंगे, खतरे में है, क्योंकि इनका हैबिटेट भी, निवासीय एरिया भी कम हो चुका है। वल्नरेबल क्या हुआ? सुभेद्य, कि सर रिडक्शन इज लेस देन 80% विद इन द 10 इयर्स, है ना। आपके पास में 80% के करीब यहाँ पे जो है ये रिड्यूस हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पहले 20,000 स्क्वायर किलोमीटर था, वो घट के कम से कम 2,000 स्क्वायर किलोमीटर में हो चुका है, ठीक है ना। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज वे सभी प्रजातियां जो लुप्त होने का खतरा है, इनको ध्यान नहीं दिया तो लुप्त हो जाएगी। तो IUCN जो है वो सभी संकटापन्न एंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट जारी करती है, जिसको रेड लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट में कौन से जानवर होते हैं? एंडेंजर्ड जानवर होते हैं, जैसे अरेबियन लेपर्ड, सुंडा टाइगर, मकाऊ, राइनोसोरस, है ना, ईगल्स, साइबेरियन टाइगर, चीता, पांडा, आपके पास में पाम फ्रॉग, घरियल, माउंटेन गुरिल्ला, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो रेड लिस्ट के अंदर बेसिकली जो जो संकटापन्न है, एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, उनकी नाम होता है। अच्छा सर, कई स्पेसीज के पास जो लिस्ट कंसर्न की होती है, सर इनकी संख्या काफी है, नियरली थ्रेटन्ड खतरा है
जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का क्या मतलब, ईडब्ल्यू का, कि सर यह प्रकृति में नहीं मिलती हैं, इनको कहीं हमें एक पर्टिकुलर जू में या पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर में या ब्रीडिंग सेंटर में आपने रख रखा है, तब वो जीवित है, अदरवाइज वो जीवित शेष ना रहती। ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है बची ही नहीं सर, अब खाली फोटो है, खाली डीएनए सैंपल पड़ा है हमारे पास, खाली हड्डियां पड़ी है, उसके कंकाल है ना। तो एक्सटिंक्ट, जैसे कहूं आज डायनासोर्स एक्सटिंक्ट है सर, है ना, एक्सटिंक्ट है, नहीं मिलते, विलुप्त हो गए। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्या जा रही है आपके पास में, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्तीकरण की कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। तो आप देखो ग्रीन से, येलो से, ऑरेंज से, रेड से, फिर आपका पिंक से आपके पास में ब्लैक, ब्लैक मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो रेड लिस्ट बेसिकली आईयूसीएन जारी करता है, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचना प्रकाशित करता है। तो अखबार में समय समय पर छपती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। सो अब वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जो इनको संरक्षण दीजिए, इनको संरक्षित नहीं किया गया है। तो अगर संरक्षण नहीं दिया गया मतलब क्या हुआ कि सर इनका कहीं न कहीं जो है संख्या कम हो जाएगी, इनकी हंटिंग हो जाएगी, इनका शिकार हो जाएगा, भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं आपके पास में। तो निकट भविष्य में उनको विलुप्त होने का खतरा होता है। ये होती है वल्नरेबल, कि सर अभी तक इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सरकार ने कोई भी इनके लिए काम नहीं किया, ये होती है वल्नरेबल स्पीसीज। जैसे गैंजेटिक गवियाली से आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में अन्य अन्य स्पीसीज हो सकती हैं, कई मछलियां हो सकती हैं, ब्लैक बग्स हो सकता है, मेंढक वगैरह हो सकता है। तो यहां पे ये इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित होना निश्चित सुनिश्चित नहीं है। ठीक है। फिर है दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज, संसार में इनकी संख्या बहुत कम है, कुछ स्थानों पर सीमित एरिया में देखने को मिलते हैं, या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में ये बेसिकली बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। तो रेयर स्पीसीज में कौन कौन है, व्हाइट डियर है, एलिफेंट श्रू है ना, साओला है आपके पास में, यांगजीज पर्पोज है आपके पास में, वैक्यूटा है, पर्पल फ्रॉग है आपके पास में, फिर है हुडेड ग्रीब है, फिलिपाइंस ईगल है, और शांति से बैठते पढ़ते हुए बच्चे हैं ना। ये सब रेयर है ना, ये प्रजातियों की संख्या बहुत कम है ना, और ये प्रजातियां बहुत ही सीमित स्थानों पे मिलती है। ठीक है ना, बहुत ही सीमित स्थानों पे मिलती है, बहुत ही विरल, बहुत ही रेयरली, है ना, शांति से पढ़ते हुए बच्चे मिलेंगे आपको। जोक्स अपार्ट, अब हमें इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है दोस्तों। हमें भी सरवाइव करना है ना, तो दूसरी स्पेसीज सरवाइव करेगी तब हम सरवाइव कर पाएंगे। पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म तो हम अकेले क्या कर पाएंगे। तो जीवन के हर रूप में एक दूसरे का इतना निर्भर होता है हर प्रजाति, कि एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे का असंतुलन पैदा होना सुनिश्चित है। एक प्रजाति अगर खतरे में है तो वो उसके ऊपर निर्भर बाकी अन्य प्रजातियां भी सभी खतरे में आ जाती हैं। तो यदि पौधे या प्राणियों में प्रजातियों में संकटापन्न हो जाती हैं, उनमें संकट आ जाता है, वल्नरेबल है, थ्रेटन्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो पर्यावरण में बेसिकली गिरावट उत्पन्न होती है, और यहाँ पे बेसिकली मनुष्य का अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तो मानव ये ना सोचे कि सर हम सर्वश्रेष्ठ है, आज की तारीख में जो ये पेड़ पौधे और पूरी बायोडाइवर्सिटी ये बेसिकली अगर खत्म होने को हुई तो मानव भी नहीं बचेगा सर। कंजर्वेशन करना आवश्यक है आपके पास में। तो कहीं न कहीं मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों या इको फ्रेंडली जो पद्धतियां हैं उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। विकास का ऐसा व्यावहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। मतलब क्या है, सस्टेनेबल। तो हमें इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल, क्या है, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। हमारा विकास डेवलपमेंट कैसा हो, पर्यावरण मैत्री हो जिसमें, और जिसमें कहीं न कहीं सतत पोषणीय हो, समन्वयन हो दूसरे जीवों के साथ में भी, संरक्षण दे आवास को वगैरह वगैरह। इसीलिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपके पास में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक कन्वेंशन, जिसे कहा था अर्थ समिट, है ना। 155 देशों ने बेसिकली इसमें भाग लिया था, रियो डी जेनेरियो जून 1992 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको अर्थ समिट भी कहा गया है ना। इसी के पश्चात जो कहीं न कहीं जो है वर्ल्ड में कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी को लगाया गया, जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर बात की गई, कैसे जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको संरक्षण दिया जाए, विलुप्त होने से बचाया जाए, उचित योजना और प्रबंध किया जाए, खाद्यान्न की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित किया जाए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात की गई। इसी के पश्चात ही तो ज्यादा से ज्यादा सरकारें भी आई।
तो देखो 1972 में भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था, है ना। उस वक्त इंदिरा गांधी जी बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री महोदया थी। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और उनको विस्तृत करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लाया था। और यहां पे उसके अंतर्गत नेशनल पार्क्स, है ना, कि किसी पर्टिकुलर से एक एरिया को, जैसे भारत में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उसे नेशनल पार्क करार दिया जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान करार दिया जाएगा, सेंचुरी करार दिया जाएगा। तो नेशनल पार्क हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, पशु विहार या सेंचुरीज हो, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो, तो ये सारी कहाँ, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही स्थापित की जाती हैं। तो वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, संसार में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां होती है, यहाँ पे महाविविधता केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर भी कहा जाता है ना। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो देश है उनको बेसिकली मेगा डाइवर्स कंट्रीज का भी नाम दिया जाता है। टोटल 12 देश है दुनिया के अंदर जो मेगा डाइवर्स डाइवर्सिटी सेंटर है, जैसे मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी है आपके पास में, मेडागास्कर है, चीन है, इंडिया भी इसमें है, देखो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये टोटल देश है, इसमें भारत भी है। तो आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 36 है, मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर टोटल आपके पास में 12 है, 12 देश है, ठीक है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए एनी टाइम, ठीक है। तो हॉटस्पॉट ऐसा देश, ऐसा एरिया जहां पे अधिक संकट है कि सर संख्याएं तो बेसिकली 5-5, 10-10 हजार प्रजातियां रहती हैं, पर सर वहां पे उनको संकट है, वो थ्रेटेंड है, संसाधन उपलब्ध कराएं। IUCN जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में उसको निर्धारित कर देता है। जैसे हमने कह दिया हिमालय, जैसे हमने कहा पश्चिमी घाट, जैसे हमने कहा सुंडालैंड वाला एरिया, जैसे हमने कहा इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये बेसिकली चारों क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत आते हैं, हॉटस्पॉट कह दिया हमने इसको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। विश्व में 36 है, 4 भारत में भी है। तो ये कहने से बेसिकली क्या फायदा हुआ, तो इससे बेसिकली IUCN ने कह दिया कि भारत ध्यान दो इनके ऊपर, यहाँ पे प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन्हें संरक्षण दो, है ना, इन्हें संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, ठीक है। चलो ये चीजें समझ में आ गई आपके पास, राइट। तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 36 हैं, आपको ड्रॉ करने हैं, है ना। वनस्पति के आधार पे, है ना, परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ज्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि, इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाए जाने वाले समृद्ध परितंत्र पर ही निर्भर होते हैं। तो मेडागास्कर में कई बार जो पेड़ पौधे जीव पाए जाते हैं वो 85% सिर्फ मेडागास्कर में ही है, वो कहीं और नहीं पाए जाते। मतलब अगर वो मेडागास्कर से खत्म हो गए तो कहीं और देखने को ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो पादप हो, जीव जंतु की प्रजातियां हैं, है ना, तो वो वहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी आपके पास में। तो इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। चलो कुछ MCQ सॉल्व करो। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पेड़ पौधे और प्राणी पौधे या सभी जीवधारियों के लिए? कमेंट करके बताओ। असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं जो दूसरों को सुरक्षा दे, जिनकी संख्या अत्यधिक हो, बाघ या शेर, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा अधिक है? नेशनल पार्क और सेंचुरी किस उद्देश्य से बनाए गए? मनोरंजन, शिकार, पालतू जीव के लिए या संरक्षण के लिए? जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है कौन सा? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, महासागरीय या ध्रुवीय? निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ? यूके, मैक्सिको, ब्राजील या चाइना? है ना। तो रीच आउट टू मी, आप हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम पे जाकर के लिखे जे सर UPSC, और आप कभी भी मैसेज कर पाएंगे, कोई भी क्वेरी पूछ पाएंगे, जे सर PW UPPSC पे भी आप रीच आउट कर पाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड गोज विदाउट सेइंग कमेंट। अच्छा दोस्तों, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक और महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर। हाँ दोस्तों, तो आपका अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है जगदीश जांगिड सर PW, आई गेस आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। 7,500 बच्चे जो UPSC एस्पिरेंट्स उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। आप भी ज्वाइन कीजिए जे सर PW UPPSC। अब सर इस चैनल को ज्वाइन करते ही आप यहाँ पे बेसिकली देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सर डेली एक क्वेश्चन जो है हम लोग लिखते हैं। जैसे आज आपके पास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, भारत में गरीबी उन्मूलन LPG सुधारों के प्रभाव की जांच करें, तो ये करंट के एंगल से बेसिकली हम ये सारी चीजें इस पे डिस्कस
डिस्कस कर रहे होते हैं दोस्तों। सो गोज विदाउट सेइंग, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हर रोज सुबह बेसिकली 7 बजे क्वेश्चन दिया जाता है, शाम को 7 बजे डिस्कस किया जाता है। तो आज भी ये क्वेश्चन डिस्कस होगा आपके पास में और लाइव टेलीग्राम पे डिस्कस किया जाएगा। और तो और बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में आपके पास में राइट, क्वेश्चन डिस्कस करने के उपरांत बेसिकली आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। कैन यू सी दैट? समरी पीडीएफ है, आपकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे दी जा रही है ओवरऑल। और इसके अलावा आपके पास में जो चीजें अवेलेबल होगी, मतलब मैं बता रहा हूं क्या वैल्यू एडिशंस हम आपको दे रहे हैं। तो डेयर इनिशिएटिव है, डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है। इसमें जैसे सपोज आपने ये अटेम्प्ट किया है ना, तो कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं समावेशी विकास की। तो पूरा क्वेश्चन दिया, एक दिन आपने लेकर के इसको लिखा और फिर हमने इसमें सारे आंसर, कैसे कैसे डेटा रिपोर्ट्स को कोट करना है, कैसे एनसीईआरटी की यूज करनी है ना, कैसे इंडेक्सेस यूज करनी है और कैसे क्या केस स्टडीज होगी, वो सारी तमाम जानकारी हमने हिंदी में इंग्लिश में यहाँ पे दी है। केस स्टडीज क्या आएगी। तो आपको अगर उत्तर लेखन से थोड़ा बहुत भी भय है ना, वो भय आपका बेटा खत्म हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आप प्लीज जो इनिशिएटिव टेलीग्राम पे मैं चला रहा हूं उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, थैंक यू।